अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2 को। अच्छा जी, हम अप्रोचेस से स्टार्ट करते हैं। ये जो अप्रोचेस हैं ये दोबारा हम जो हैं इनको एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं और थोड़ा सा इनको और डेल्व करते हैं, क्योंकि यही वो रिटन एक्सप्रेशंस हैं जो कि हमें पेपर में अच्छे मार्क्स गेन करके देंगी। तो जो फर्स्ट वन है वो हमने देखा था, नॉर्मेटिविज़्म था। नॉर्मेटिव थे, नॉर्मेटिव वो लोग होते हैं जो कि किसी चीज़ के बारे में राय रखते हैं अपनी पर्सनल चॉइस पे। मीन्स के जो सच है सच होना चाहिए, झूठ नहीं होना चाहिए। हमने देखा था वो शुड बी, और टू बी का भी और टू बी का जो यूज़ है वो अपनी लैंग्वेज में, रिटन एक्सप्रेशन में, या जो वो लिटरेचर छोड़ के गई हैं उसमें हमें उसकी झलक नज़र आती है। मीन्स कि वो पर्सनल चॉइस देते हैं, अगर उनको कोई चीज़ अच्छी लगती है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, मीन्स के कोई उसके पीछे जो रीज़निंग है वो नहीं है। इसी तरह एम्पिरिसिस्ट थे। जो एम्पिरिसिस्ट हैं वो अपनी सेंसरी एक्सपीरियंस के थ्रू जो है वो किसी भी चीज़ की रियलिटी पे, एग्जिस्टेंस पे जो है वो फिर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं या कोट करते हैं। इसी तरह फिर रैशनलिस्ट हैं। रैशनलिस्ट जो हैं वो हमें पता है कि वो एक किस्म के फाउंडेशनलिस्ट हैं। मींस के नेचुरल साइंस से बिलोंग रखते हैं और वो चाहते हैं कि हर चीज़ के बारे में एक लॉजिक होनी चाहिए, रीज़न होनी चाहिए। सच है तो सच क्यों है, अगर सच होगा तो उसके क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसानात होंगे। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो फिर रैशनलिस्ट लोग देखते हैं। और जो बिहेवियरलिज्म है, मींस के उनको हम पॉजिटिविस्ट भी कहते हैं। ये दोनों सेम ही हैं। ये हार्ड कोर फाउंडेशनलिस्ट हैं और ये तो चाहते हैं कि जब भी हम कोई भी चीज़ जो है वो डिस्कस करें या हमें किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी चीज़ की एग्जिस्टेंस, रियलिटी के बारे में हमें जानना है, तो हमें फिर जो साइंटिफिक नॉलेज है उसी के थ्रू ही हमें, या साइंटिफिक नॉलेज की जो ट्यूब है उसके थ्रू ही, जो फ़नल है उसके थ्रू ही हमें हर चीज़ को देखना चाहिए। मीन्स के किसी भी टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं तो ऑब्ज़र्वेशन, थ्योरी होनी चाहिए, लॉ होना चाहिए, उसके बारे में एक हाइपोथेसिस होना चाहिए, उसके बारे में क्या प्रेडिक्शन है। तो इस तरह की चीज़ें साथ साथ जो है वो हम इनको डिटेल से अपने आने वाले जो लेक्चर्स हैं उनमें भी साथ साथ डिस्कस करते चले जाएंगे। अभी तो आपको उस तरह थोड़ा बेहतर नहीं लग रहा होगा, लेकिन जब हम एक एक फ़िलोसफ़र को डिस्कस करेंगे तो उनकी जो फ़िलॉसफ़ी जब हम पढ़ रहे होंगे तो वो आपको पता चलेगा कि उनकी फ़िलॉसफ़ी में हमें रैशनलिज़म नज़र आता है, नॉर्मेटिविज़म नज़र आती है, एम्पिरिसिज़म नज़र आती है, या पॉजिटिविज़म जो है वो हमें नज़र आता है। अच्छा जी, कुछ बुक्स जो हैं अगर आपने पढ़नी हैं, अगर क्या बल्कि आपने कंसल्ट करनी है ड्यूरिंग दिस जर्नी, मीन्स कि जब आप अपना पॉलिटिकल साइंस को कवर कर रहे होंगे, तो कुछ बुक्स हैं मैंने भी इन्हीं को ही क्या कहते हैं अडॉप्ट किया था। तो सबसे पहली है पॉलिटिक्स बाय एंड्रयू हेवुड। तो अभी आई थिंक मुझे सही तरीके से याद नहीं है, बट फिर भी जो वेस्टर्न फिलोसफर्स हैं वो इसमें बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किए गए हैं। तो एंड्रयू हेवुड की जो बुक्स हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। और ये जो पॉलिटिक्स बाय एंड्रयू हेवुड है ये जो वेस्टर्न फिलोसफर्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। देन है पॉलिटिकल थ्योरी बाय एंड्रयू हेवुड। फिर है पॉलिटिकल आइडियोलॉजिस्ट बाय एंड्रयू हेवुड, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट फ्रॉम प्लेटो टू प्रेजेंट बाय जुड हरमन। तो ये जो जुड हरमन की बुक है ये भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो मैंने जो है वो दो बुक्स को ही कंसल्ट किया, इनमें से एक पॉलिटिक्स बाय एंड्रयू हेवुड और जो लास्ट वाली है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट फ्रॉम प्लेटो टू प्रेजेंट बाय जुड हरमन। तो इन तमाम में हमें बहुत अच्छा सा जो है वो नॉलेज मिलता है उन फिलोसफर्स का, जिनके बारे में जो हमें सिलेबस में डिस्कशन की गई है। तो आई थिंक ये दोनों बुक्स जो हैं वो आप कंसल्ट करें। किसी गाइड बुक की ज़रूरत आपको नहीं है और ना होनी चाहिए, या तो अगर आप रखना चाहते हैं तो रख लें, बट मैं फिर भी रेफ़र करूँगा कि आप किसी भी गाइड बुक को कंसल्ट ना करें। आप बुक से पूरे टॉपिक को रीड करें और फिर उसमें से जो है वो अपने नोट्स बनाया करें। तो ये जो दोनों बुक्स हैं ये आपको परचेज़ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको ऑनलाइन भी ईज़िली मिल जाएँगी। अच्छा जी, अब हम आते हैं व्हाट इज़ स्टेट पर। द स्टेट इज़ अ पॉलिटिकल एसोसिएशन
दैट इस्टेब्लिशेस सॉवरेन ज्यूरिसडिक्शन। तो जो स्टेट जो है वो एक पॉलिटिकल एसोसिएशन होती है, मींस कि जहाँ पर लोग हों, एक टेरिटरी हो, गवर्नमेंट हो, उस जो स्टेट है उसकी अपनी एक सोवरेनिटी होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। टू कट शॉर्ट, मतलब कि जो एक स्टेट है वो एक पॉलिटिकल एसोसिएशन होती है जिसकी अपनी एक सोवरेनिटी होती है। तो मींस के सोवरेनिटी इस तरह, ना कोई उसके इंटरनल मामलात में दखल दे सकता है, ना उसके जो एक्सटर्नल मामलात हैं उनमें कोई दखल दे सकता है। तो ये स्टेट की सिंपल सी एक डेफिनेशन है। ये सिर्फ आपके कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। बाकी जो स्टेट का कंसेप्ट है उसके बारे में भी हम डिटेल से कवर करेंगे। और जो सेकंड बात है वो ये है कि मेजर पावर रिकॉग्निशन, तो अगर कोई स्टेट इस्टेब्लिश होती है तो हमने देखा ना, जब कोई स्टेट जो है उसको हम स्टेट का दर्जा क्यों देते हैं, वहाँ पर लोग हों, उसकी अपनी टेरिटरी हो, उसकी अपनी गवर्नेंस स्ट्रक्चर हो, उसकी सॉवरेनिटी हो, और लास्ट में मींस के अगर कोई स्टेट इस्टेब्लिश हो रही है, समझे कि अभी जिस तरह अफ़गानिस्तान है, वहाँ वो भी एक किस्म की एक न्यू स्टेट ही बनी है क्योंकि वहाँ पर तालिबान का राइज़ हुआ है, बट उनको अभी तक मेजर पावर रिकॉग्निशन नहीं मिली, यूएस की तरफ से उन्हें रिकॉग्निशन नहीं मिली, क्योंकि यूएस जो है वो एक मेजर पावर है, तो उसे अभी तक रिकॉग्निशन नहीं मिली, तो उसको हम अभी उस जो स्टेट है उसका दर्जा नहीं दे सकते। ये सिर्फ मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ हम ये नहीं देखते कि किस जगह, कि जिस जगह सिर्फ लोग हों, उस स्टेट की अपनी टेरिटरी हो, उसका अपना एक गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर हो या उसकी सॉवरेनिटी हो, सिर्फ स्टेट की यही मानी नहीं है। क्योंकि जब से ये 19वीं सेंचुरी का स्टार्ट हुआ है तब से ये जो मेजर पावर रिकॉग्निशन है ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है, क्योंकि अगर मेजर पावर जो है वो रिकॉग्नाइज ही नहीं करेंगे तो वो जो स्टेट जो है वो फिर स्टेबल नहीं रह पाएगी। तो अभी इस चीज़ को भी आप ज़्यादा बस उस तरह ना लेके चले। बाकी जो है हम अपने आगे आने वाले लेक्चर्स में डिटेल से जो स्टेट का कंसेप्ट है, उसका रिलेशन है, उसकी कितनी जुरिस्डिक्शन है, उसके बारे में फ़िलोसफर्स क्या कहते हैं, किस तरह की होनी चाहिए, उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद हम देखते हैं एलिमेंट ऑफ स्टेट। जो स्टेट है उसके चलो हम एलिमेंट्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो है वो जो मेन एलिमेंट होता है स्टेट का वो गवर्नमेंट होती है। तो गवर्नमेंट इज़ एन एजेंसी और इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट। ये जो स्टेट होती है एक एजेंसी की तरह वर्क करती है, या जो एक स्टेट है उसका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन होता है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट में क्या चीज़ें आती हैं, लेजिस्लेशन आती है, एग्जेक्टिव आती है, जुडिशल आती है, और फोर्थ पे जो है वो मीडिया आता है, बिकॉज मीडिया इज़ अ फोर्थ पिलर ऑफ स्टेट कंसीडर किया जाता है। तो जो लेजिस्लेचर्स होते हैं वो कौन होते हैं, जो कि हमारे पार्लियामेंटेरियंस होते हैं जिनको हम वोट देते हैं। तो जब हम उनको वोट देते हैं तो वो हमारे बारे में या कानून बनाते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। फिर जो एग्जेक्टिव हैं वो क्या होते हैं, जो भी वो कानून बनता है तो वो उसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं। अगर हम देखें जिस तरह मिनिस्टर्स हैं वो क्या करते हैं, वो ऑर्डर दे देते हैं, फिर जो पुलिस है जो या जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंडर वर्क करते हैं, वो फिर उस चीज़ को जो है वो इम्प्लीमेंट करवाते हैं। और जुडिशरी है, अगर कहीं पे कुछ नाइंसाफ़ी होती है, अनजस्टिस किसी जगह डन होता है, तो फिर जो जुडिशरी है वो फिर आती है। और इनका जो एक मेन काम होता है वो क्या है कि इंटरप्रेट लॉ, मींस के कोई भी जो लॉ बन रहा होता है, अगर हम देखें जो लेजिस्लेचर है वो ऐसा कोई लॉ बना दे जो कि लोगों के ही अगेंस्ट हो, तो फिर जो जुडिशरी है वो देखती है कि अगर ये लॉ जो है वो लोगों के अगेंस्ट है तो फिर उसको जो है वो ओवरटर्न करती है। और देन जो है वो लास्ट है मीडिया। तो अभी फ़िलहाल इस सब्जेक्ट है, इसमें मीडिया का इतना वो नहीं है, बट फिर भी ज़्यादातर जो है आजकल वो मीडिया ही इन तमाम चीज़ों को गवर्न कर रहा है। मींस के लॉ मेकिंग का भी जो प्रोसीजर है वो एक तरीके से लोग जो हैं वो बताते हैं किस तरह फिर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और जस्टिस के हवाले से तो मीडिया वैसे ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मीडिया जो है वो आजकल, वैसे पाकिस्तान जैसी स्टेट की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, बल्कि ओवरऑल भी अगर हम देखें तो मीडिया जो है वो बहुत ज़्यादा एक क्या कहते हैं रिग्रेसिव, मींस कि बड़ा रूथलेस किस्म का रोल जो है वो प्ले कर रहा है। तो बाकी जो है ये जो लेजिस्लेशन है, एग्जेक्टिव है, जुडिशरी है, इसको हम डिटेल से अपने आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे जब हम वो जो गवर्नेंस के टॉपिक्स पे आएंगे।
तो उसको फिर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि किस तरह लेजिस्लेशन होती है, किस तरह चीज़ें जो हैं वो फिर इम्प्लीमेंट करवाई जाती हैं और जुडिशरी का कितना रोल है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था जुडिशल एक्टिविज़म के बारे में। तो जुडिशरी जो है वो फिर अपने कभी कभी जो रोल्स होते हैं उनसे एक्सीड कर जाती है, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, अब हम डिस्कस करते हैं पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल फिलोसफी को। तो पॉलिटिकल थ्योरी इज़ एन एपिस्टेमोलॉजी। इट इन्वॉल्व्स द एनालिटिकल स्टडी ऑफ आइडियाज़ एंड डॉक्ट्राइन दैट हैज़ बीन सेंट्रल। अच्छा जी, अभी इसको आप रहने दें क्योंकि इतना वो ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स है जो पॉलिटिकल थ्योरी और जो पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी है। तो इसको जो है वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। अगर मैं कभी बीच में भूल जाऊं, बट भूलूंगा नहीं क्योंकि पॉलिटिकल जो थ्योरी है इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे अपने आगे आने वाले लेक्चर्स में। तो अभी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ये कम्प्लेक्स हो जाएगा, तो इसको फ़िलहाल हम स्किप करते हैं और अपने अगली नेक्स्ट स्लाइड पर जो है वो जंप करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं बेसिक डिबेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें बेसिक डिबेट्स जो हैं वो क्या होती हैं। तो सबसे पहले है व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ स्टेट, कि स्टेट का वजूद क्यों ज़रूरी है, स्टेट कैसे वजूद में आई। पर्पज़ ऑफ द स्टेट, अगर जो स्टेट है वो है तो उसका पर्पज़ क्या है। वाई शुड वन ओबे द स्टेट, भाई मैं क्यों फॉलो करूँ स्टेट को। हाउ शुड रिवॉर्ड्स बी डिस्ट्रीब्यूटेड, तो जो स्टेट है वो किस तरह रिवॉर्ड्स को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करती है। व्हाट शुड बी द लिमिट ऑफ द इंडिविजुअल लाइबिलिटी, तो जो स्टेट है वो फिर ये रेगुलेट करती है कि लोगों को हमने कितनी फ्रीडम देनी है। तो ये स्टेट क्यों करती है, मतलब मुझे तो अल्लाह ताला ने आज़ाद पैदा किया है ना, तो ये स्टेट बीच में कहाँ से आ गई जो कि मेरी लिबर्टी को कर्टेल करती है, मेरी लिबर्टी पे जो है वो पाबंदियाँ लगाती है। तो ये कौन है। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड इंडिविजुअल, तो मेरा और स्टेट का क्या रिलेशन है। तो ये तमाम डिबेट्स हैं और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनको हम एनालाइज करेंगे। और ये जो है वो बेसिक डिबेट्स हैं कि स्टेट जो है वो क्यों ज़रूरी है, ये पैदा कैसे हुई, किसने इसका आइडिया दिया, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसका पर्पज़ क्या है, मैं जो हूँ वो स्टेट को क्यों फॉलो करूँ, उसके रूल्स को क्यों फॉलो करूँ, स्टेट जो है वो किस तरह रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट करती है, मुझे कम देती है कि मेरा जो कोई दूसरा दोस्त है उसको ज़्यादा देती है, या मुझे ज़्यादा देती है तो किसी और को कम देती है। मेरी लिबर्टी इन्होंने क्यों कर्टेल की हुई है, मैं तो भाई जहाँ चाहूँ जाना चाह सकता हूँ और अपनी आज़ादी है, आज़ाद पैदा हुआ हूँ। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि हम पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। बट ये तो बेसिक डिबेट्स हैं, हम इनको और बहुत ज़्यादा डीपली एनालाइज भी करेंगे। और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स आएंगे जो कि बहुत ज़्यादा मज़े के हैं, और ये चीज़ें जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा अगले आने वाले दिनों में जो है वो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा देने वाली हैं, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस जो है वो बहुत ही मज़े का सब्जेक्ट है। अच्छा जी, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, विच इज़ वाई वेस्टर्न फिलोसफी इज़ इम्पोर्टेंट। तो हमने देखा कि हमारे जो सिलेबस है उसमें भी सबसे पहले वेस्टर्न फिलोसफर्स का हवाला दिया गया है कि उन सब को हमने पढ़ना है। तो क्यों भाई वेस्टर्न फिलोसफर ज़रूरी हैं, इस जो मुस्लिम फ़िलोसफर्स हैं वो इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, चाइनीज़ हैं वो इतने नहीं हैं, जापानीज़ हैं वो इतने नहीं हैं, वेस्टर्न ही क्यों जो है वो ज़्यादा ज़रूरी हैं, या उनको पढ़ना क्यों ज़्यादा जो है वो अहम है। तो देखा जाए तो वहीं से जो है वो पॉलिटिक्स का आगाज़ हुआ। ये जो वेस्टर्न फ़िलोसफर्स हैं इन्होंने ही जो पॉलिटिक्स है उसका आगाज़ जो है वो किया। हमने देखा कि ग्रीक फ़िलोसफर्स थे, सिटी स्टेट, पुलिस, पॉलिटिक्स, जहाँ पे जो है वो एक प्रॉपर गवर्नमेंट का निज़ाम था 3000-4000 साल पहले। तो तभी जो है वो फिर हम उनको पढ़ते हैं, प्लेटो है, अरिस्टोटल है, सोक्रेटिस है, तो और भी बहुत सारे फ़िलोसफर्स हैं। तो जो पॉलिटिक्स है वो तकरीबन इन्हीं लोगों के गिर्द जो है वो घूमती है। देन कंटेक्स्ट एंड कंडीशन है, फिर है अप्रोच ऑफ फ़िलोसफी है कि उनकी जो अप्रोच है फ़िलोसफी के बारे में वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। कंटेक्स्ट एंड कंडीशन को मैं भूल गया, मीन्स के उनका जो कंटेक्स्ट है उस टाइम पे अपनी फ़िलोसफी को बयान करने का वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि
बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो वेस्ट में चल रही थी, तो उन्हीं का जो कंटेक्स्ट है वो सिनेरियो को देखते हुए जो फिर फ़िलोसफ़र्स थे उन्होंने अपनी फ़िलॉसफ़ी जो है वो बयान की। फिर इनफैक्ट इम्पैक्ट्स ऑन इन्फ्लुएंसर्स हैं, फिर जो आने वाले हैं जो फ़िलोसफ़र्स हैं फिर 17th सेंचुरीज़ 18th सेंचुरी के, उन पे हमने देखा जिस तरह मार्क्स पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। 12वीं सदी का जो इब्न खल्दून है, कुछ हमें जो है वो मिलती है। तो आने वाले जो फ़िलोसफ़र्स हैं उन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। उन्होंने जो पुराने फ़िलोसफ़र्स हैं उनकी जो फ़िलॉसफ़ी है उनको बहुत ज़्यादा अडॉप्ट किया है। और आज कल भी हम देखते हैं, मैं जिस तरह आपको बता रहा हूँ कि सिटी स्टेट में उस टाइम पे एग्जेक्टिव भी थी, जुडिशरी भी थी और लेजिस्लेशन भी था, और आज भी वो चल रहा है। तो वही निज़ाम चल रहा है पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में तकरीबन मोर दैन 100 कंट्रीज़ हैं जहाँ पर यही सेम निज़ाम जो है वो चल रहा है। तो अभी तक जो है वो इन्फ्लुएंस हमें नज़र आता है, सोसाइटी में नज़र आता है, और लोग जो हैं वेस्टर्न फ़िलोसफर्स को ही पढ़ते हैं। देन जो है क्रिटिकल एनालिसिस, फिर जो है वो उनका जो एनालिसिस है वो भी बड़ा ज़बरदस्त है कंटेक्स्ट के बारे में, डिफरेंट अप्रोचेस के बारे में। और हम भी जब हम इन फ़िलोसफ़र्स को डिस्कस कर रहे होंगे तो हम फिर क्या करेंगे, इन्हीं तमाम चीज़ों को देखेंगे और फिर हम मतलब कि हम उनकी ओरिजिन को देखेंगे, हम उनके कंटेक्स्ट को देखेंगे, हम उनके अप्रोच को देखेंगे, और यही तमाम चीज़ें जो हैं वो फिर हम एनालाइज़ करेंगे कि अपने जब हम क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे होंगे तो इसी अप्रोच को भी हम लेके चलेंगे और हम उन पे फिर तनकीद करेंगे कि उनका कंटेक्स्ट जो है वो इस तरह था लेकिन उन्होंने फ़िलॉसफ़ी जो है वो इस तरह की दी है। वहाँ पे तो रैशनलिज़्म बनती थी लेकिन उन्होंने तो एम्पिरिसिज़्म की बात की है। तो हम जो हैं बड़े अच्छे तरीके से जो है क्रिटिकली इवैल्यूएट भी करेंगे फ़िलोसफ़र्स को। तो आई होप कि आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा वेस्टर्न फ़िलोसफ़र्स के बारे में और उनको हम किस तरह लेके चलेंगे। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हम अपने आगे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, लास्ट स्लाइड है वो है वेस्टर्न पॉलिटिकल फ़िलॉसफ़ी। तो जो वेस्टर्न पॉलिटिकल फ़िलॉसफ़ी है वो मैंने आपको बताया कि ग्रीक से स्टार्ट हुई। टुडे पॉलिटिकल सिस्टम इज़ द इम्प्रूव्ड फॉर्म ऑफ ग्रीक। तो इम्प्रूव फॉर्म ऑफ ग्रीक, जिस तरह के वहाँ पे उस टाइम पे जुडिशरी होती थी, एग्जेक्टिव थे, लेजिस्लेशन थी, और आज जो है वो हमें एक इम्प्रूव्ड फॉर्म उसी चीज़ का जो है वो नज़र आता है कि आजकल हमारे पास एक इम्प्रूव्ड लेजिस्लेशन है, क्योंकि इतना टाइम हो गया, 2 ढाई हज़ार 3 हज़ार साल हो गए हैं। तो वो सिस्टम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव होता चला गया है और हमारे पास एक बिल्कुल फर्निश्ड लेजिस्लेशन भी है, एग्जेक्टिव भी है और जुडिशरी भी है। तो जी, ये जो बोरिंग सा लेक्चर था और जो इससे पहला वाला भी लेक्चर था उसका एंड हो गया है, और इंशाल्लाह जो है हम आगे से जो है वो हम प्रॉपर अपने फ़िलोसफ़र्स को जो है वो डिस्कस करेंगे।